शिमला में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे बड़े भाई उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री नरेश चौहान जी है, श्री GS तोमर जी जो आपको पिछले काफी समय से सेवाएं दे रहे हैं, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता, और कैप्टन SK सहगल जी, आप सभी का भी मैं यहाँ पर अभिवादन करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ जो आज की प्रेस वार्ता है माननीय श्री नरेश चौहान जी से के मुख्य बिंदु पे चर्चा का आरंभ करें। धन्यवाद। नमस्कार। मैं अपने सभी साथियों के साथ आपका काफी दिनों बाद आज स्वागत करता हूं। प्रदेश में जनता ने 2022 में चुनाव में बदलाव किया और जनता ने अपनी मर्जी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी। स्वाभाविक है, जो मतदाता चाहेगा वही सरकार बनेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए कि इन 15 महीने के समय में जो परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी, सरकार के सामने काफी चुनौतियां रही। वो चुनौतियां आर्थिक दृष्टि से हो, प्राकृतिक दृष्टि से रही, आपदा के दौरान, बरसात के दौरान, उसके बाद राजनीतिक जो परिस्थितियां बनी वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जनता द्वारा, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को बहुमत में 40 का आंकड़ा और 3 निर्दलीय विधायकों का साथ हमारी सरकार के पास था। लेकिन जिस प्रकार विपक्ष के लोग, भाजपा की सरकार जो भारतवर्ष में थी, उन्होंने लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का जो प्रयास हिमाचल प्रदेश में हुआ वो आप सभी के सामने था। हिमाचल के संदर्भ में वो पहली बार ऐसा प्रयास हुआ। हमें सबको बड़ा अजीब लगा। यहाँ एक अमूमन प्रदेश की जनता भी इस बात को अच्छा नहीं मानती है कि जिसको हमने चुना है उसको मौका मिलना चाहिए 5 साल तक, उसके बाद दोबारा चुनाव में जाएंगे। लोकतंत्र की परंपरा है, अच्छा काम करेंगे तो जनता उनको आगे मौका देगी, नहीं तो बदलाव करती है। यही परंपरा हिमाचल प्रदेश में थी। लेकिन उसके साथ जिस प्रकार ऑपरेशन लोटस को आगे बढ़ाया गया, लेकिन ये खुशकिस्मती रही कि लोगों के आशीर्वाद से हमारी सरकार नहीं गिरी। हमारे पास आज भी नंबर है। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, हमारे अपने परिवार के कुछ स्वार्थी लोग जिनके अपने निजी स्वार्थ थे, उन्होंने भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर सरकार कराने की साजिश में शामिल हुए। उसमें धन बल चला, उसमें बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद बाई इलेक्शंस में 6 जगह जो चुनाव हुआ, 4 जगह जनता ने जो है उन लोगों को जो पहले विधानसभा में थे दोबारा वापस नहीं भेजा। ऐसे लोगों को जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया, एंटी डिफेक्शन लॉ का, जिन्होंने अपनी सरकार को धोखा दिया, जिन्होंने अपने मतदाताओं को धोखा दिया। और उसी कड़ी में 3 लोग थे जो निर्दलीय चुन के आए थे अपने क्षेत्रों से। लोगों ने, वहां के मतदाताओं ने बड़ा विश्वास उनके ऊपर किया। कांग्रेस और भाजपा के बजाय आजाद उम्मीदवार को विधानसभा में भेजा था। चाहे आप बात करें हमीरपुर सदर की, बात करें नालागढ़, या कांगड़ा का जो क्षेत्र है देहरा, तीनों जगह से होशियार जी थे, या KL ठाकुर थे, या आशीष शर्मा जी थे। इन्होंने अपने जितने समय तक ये सरकार के साथ रहे और मुख्यमंत्री जी से जो भी इनके अपने इलाके के काम थे, क्षेत्र के, वो करवाते रहे। और काफी अच्छे से कई बार हमें भी मौका मिला, जब हम भी खड़े होते थे तो मुख्यमंत्री जी ने बिना झिझक के कि भी ये लोग निर्दलीय है, कांग्रेस पार्टी की एक नीति है, सरकार की नीति है कि इस प्रदेश का जो विकास है वो एक समान होना चाहिए। अब वो नुमाइंदा इंडिपेंडेंट आया, उन्होंने हमें मदद करने का भी आश्वासन दिया था। तो विकास हुआ, लेकिन क्या कारण बने, कौन सी ऐसी वजह रही कि इन 3 लोगों को पहली बार ऐसा इतिहास बना कि इंडिपेंडेंट लोग जो है 15 महीने में दोबारा अपनी जनता के बीच जाके ये कह रहे हैं कि हमें आप मदद करें, हमको आप विधायक बना के दोबारा से जो है विधानसभा में भेजें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
मुझे भी मौका मिला हमीरपुर भी और देहरा भी जाने का। वहाँ जो एक फीडबैक है जनता के बीच, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जनता के मन में कि हमने तो आपको 15 महीने पहले चुन के भेजा था और विधायक बना के भेजा था, 5 वर्ष के लिए भेजा था। ऐसी कौन सी वजह रही कि आप दोबारा से आके वही काम दोबारा कराना चाह रहे हो कि हमें दोबारा से विधायक बनाओ? तो ये बात लोगों के मन में जो है पच नहीं रही। अब आपने क्या किया उनको पूछ रहे हैं और उनको बताना भी पड़ेगा, ये जनता की अदालत में है मामला। तो या आपको भेजा, हमने आप पे विश्वास किया, आप फिर आके बोलते हो हमें दोबारा से विधायक बनाओ। ऐसी कौन सी वजह रही? धनबल था, क्या था, आपको बताना पड़ेगा। सरकार गिराने की साजिश में शामिल हुए, वो बताना पड़ेगा। ये बड़े सवाल हैं। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में हमें बुरा लगता है कि लगातार चुनाव में जाना पड़ रहा है। 15 महीने में सरकार और प्रदेश लगातार चुनाव में, तो विकास करने के लिए कितना समय मिलेगा? आखिर क्यों ये बार बार चुनाव, क्यों? इसका जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसी परिस्थितियां हम मान सकते हैं कि अगर बिहार की बात की जाए, वहां के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए कि वो 1 साल पहले कहां थे, दूसरे साल कहां है, चौथे वर्ष कौन से दल के साथ होंगे, तो ये देशवासियों को और बिहार वालों को बुरा नहीं लगता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का जो ये चलन शुरू हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, मतदाता बहुत जागरूक है। जिस प्रकार उन्होंने पिछले चुनाव में 4 लोगों को सबक सिखाया, पूरे देश के अंदर मैसेज दिया कि ऐसे लोगों के साथ कैसा हर्ष होना चाहिए। और हमें आज भी वही उम्मीद, इन तीनों जगह जो मतदाता है वहां पर भी यही एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि वो ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं या लोगों के मत का मजाक उड़ाते हैं, मत की ताकत को कमजोर समझते हैं, या वो ये समझते हैं कि जो बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां बनने जा रही है कि लोग धनबल के जरिए विधानसभा में पहुंच रहे हैं। ऐसे लोग बहुत पहुंच रहे हैं, वो किसी भी दल से हो। पहले क्या था कि लोग पार्टियों का काम करते थे वर्षों तक, फिर वो आगे बढ़ते थे, या सोशल सामाजिक क्षेत्र से लोग आते थे, वो चुनाव लड़ते थे। लेकिन ये एक ऐसी प्रथा शुरू हो गई है हिमाचल प्रदेश में, जहां तक मैं बात करूं, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास माइनिंग का काम है, आपके पास क्रशर्स चल रहे हैं, आपके पास बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, आप करोड़ोपति हैं, और आप जो है अपना हाथ राजनीति में आजमा रहे हैं धनबल के जरिए, जब ऐसे लोग विधानसभा में पहुंचते हैं उनकी प्राथमिकता बड़ी साफ होती है। वो जनहित के लिए, प्रदेश हित के लिए नहीं, बल्कि अपने हित के लिए काम करना चाहते हैं। सोच साफ होती है कि हम पैसे के दम पे जीत के आए हैं, अगला चुनाव भी पैसे के दम पे जीतेंगे। तो आप समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। हमारी जनता को अच्छा मौका मिला कि ऐसे लोगों को रोका जाए। समाज सेवा का ये क्षेत्र है, लोगों के लिए काम करने का ये क्षेत्र है। विधानसभा के अंदर आपका नुमाइंदा उस इलाके की जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे थे। बार बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव क्यों? इन 15 महीने की सरकार में विपक्ष के नेता का होने का मतलब, विपक्ष का मतलब क्या? केवल मात्र बार बार इस बात का जिक्र, सैकड़ों बार, जब भी प्रेस से मिलना, सरकार गिरेगी, सरकार गिराई जाएगी। क्यों? इसका जवाब हम पूछना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? लोकतंत्र में जहां तक हमने समझा है, आपने समझा है, जनता चुनेगी, सरकार चलेगी, जनता तय करेगी आगे भी फ्यूचर क्या होगा। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आप सत्ता में वापसी चाहते हैं धनबल के जरिए? जो मॉडल आपने किया वो सही है क्या? आप अपने आप को सही मान सकते हैं कि हम जो है लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, हम तो केवल सरकार गिराने की बात करते हैं हर वक्त? तो ये सपने देखना और इस तरह की राजनीति को बल देना, जो खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे हो प्रदेश के, किसी को भी शोभा नहीं देता। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो आंकड़ा है 27 और 38 का, वो किस तरह से फिट बैठता है? कौन सा ये आपका गणित है कि जो आप कहते हो बार बार कि ये सरकार कमजोर है, ये सरकार नहीं चलेगी? हमें भी समझाएं। और इस आंकड़े में 13 तारीख को दोबारा से वृद्धि होगी और ये 36 से 41 होगा। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल
भ्रम करने की राजनीति प्रदेश की जनता को कर रहे हैं। क्या आपने 15 महीने के समय में कोई ऐसी चिट्ठी सरकार को लिखी है जयराम जी ने या इनके लोगों ने, जनहित का, जिसमें कोई प्रश्न उठाया गया हो, प्रदेश हित की कोई बात हुई हो, सिवाय इसके कि ये सरकार गिर जाएगी, हमने सरकार गिरा दी? बता दें, मेरा चैलेंज है ये कि आप एक चिट्ठी बता दें, एक प्रश्न बता दें जनहित में विपक्ष के नेताओं ने जो है सरकार को कोई चिट्ठी लिखी। आपका कोई सरोकार ही नहीं है लोगों की, जनता से, जो लोगों से, मुद्दों से। आप तो केवल सत्ता में आना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष में बैठने का मतलब ये नहीं है। विपक्ष भी जिम्मेवार होना चाहिए, उनको भी प्रदेश के विकास में सहयोग करना चाहिए। जहां पर उनको लगता है कि सत्ता पक्ष के लोगों को ठीक करने की जरूरत है, उन मुद्दों को उठाना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं। और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो गलतफहमी ये लोग पाले हैं, उसको देश की जनता ने कुछ ठीक किया है। जो जनरल इलेक्शन लोकसभा का हुआ, जिस प्रकार सरकार द्वारा से भले ही नरेंद्र मोदी जी की बनी, लेकिन वो सरकार आज खुद कमजोर है, बैसाखियों पे है। अब देश में वो वाला टाइम नहीं है जब अहंकार में आप दूसरे दलों की सरकारों को राज्यों में कमजोर करते थे और गिराते थे। उसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक मॉडल था, या धन बल उसमें सबसे बड़ा मॉडल था। मैं समझता हूं कि आज आप उस परिस्थिति में नहीं है, और यह प्रदेश के नेताओं को, भाजपा के, समझ लेना चाहिए कि अब आप उस तरह का सपना देखना बंद करें कि भारत सरकार किसी भी राज्य की सरकारों को, चुनी हुई लोगों की, जनता की सरकार को गिरा सकते हैं। जो खुद सरकार बैसाखियों पे होगी वो ऐसा काम नहीं कर सकती है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मॉडल अब देश से हमेशा के लिए खत्म हो गया है। सरकार जनता बनाएंगी किसी भी राज्य में, किसी भी दल की, और सरकार गिराने का हक भी मतदाताओं के पास है। तो ये लोग जो समझते हैं कि हम इस तरह का भ्रमित करके अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, मैं समझता हूं इनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इससे बाहर आना चाहिए। ये अलग है कि अंदर भाजपा में भी लीडरशिप को लेके प्रतिस्पर्धा दिखती है, दिख रही है। जयराम जी को बिंदल साहब खूब जोर लगा रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे हमीरपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली से फ्री हुए हैं, वो भी अब लगातार हिमाचल प्रदेश में दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे ये राजनीतिक क्षेत्र है, प्रतिस्पर्धा है। अगर आप उसमें अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं कि हम ये बोल के कि सरकार गिरा देंगे, जो 27 लोग हैं उनको इंटैक्ट रखने का ये प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये 13 तारीख को आपकी गलतफहमी खत्म हो जाएगी। तो हमारी कुछ ये सवाल थे, जहां भी हम गए हैं वहां का मतदाता खास तौर पे इस बात को चाह रहा है कि जो सरकार 3.5 वर्ष और लोगों की सेवा करने वाली है, जिनके पास ये काम सौंपा गया है, वो अपना नुमाइंदा सरकार के साथ जोड़ना चाह रहे हैं तीनों जगह। ये मैं फीडबैक है, ग्राउंड का रिपोर्ट है, जो वहां के मतदाता और जनता चाह रही है। वो केवल मात्र विकास की दृष्टि से वो ये चाहते हैं कि उनका जो विधायक है इस बार कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा, और उनके इलाके का जो है विकास आगे बढ़ेगा। तो मैं हमीरपुर सदर की बात करूं, मैं खुद जाके आया, वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। अगर एक बस स्टैंड 50 करोड़ रुपए का बड़े जोरों से उस पर काम चला हुआ है, जो पहले 20 साल से धूमल साहब के समय से शुरू हुआ था वैसा ही पड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही हमीरपुर वालों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ताकत दी, उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप आज मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इतनी तेजी से काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये सारी चीजें वहां की जनता समझ रही। वही बात करें, अगर देहरा की बात करें, तो देहरा विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ। मैं खुद देख के आया, लोगों की वहां बहुत छोटी छोटी समस्याएं, वहां छोटे छोटे सड़क के लिंक्स नहीं, सारी सड़कें कच्ची पड़ी है गाँव की, और पानी की बहुत बड़ी समस्याएं देहरा में। हर गांव में, हर पंचायत में लोग, मुझे 4-5 जगह मौका मिला जाने का, तो लोगों की सबसे पहली बात थी कि हमको 600 मीटर पाइप मिल जाए तो हमें पानी की समस्या खत्म। बड़ी हैरानी हुई कि लोग अपने आप को पैसे के दम पे इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं, लेकिन जो वास्तविक वहां पर कमजोरियां हैं, जो विकास है, वो बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। और वहां बड़ा जोश लोगों में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी के साथ, उनकी धर्मपत्नी के रूप में, और विकास के इंजन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं लोग। ये बड़ा अच्छा फैसला हिमाचल प्रदेश के मतदाता करने वाले हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक, वहां की
जो समस्याएं हैं वो दूर होगी, विकास वहां होगा। दूसरा, देश के अंदर एक ऐसा मैसेज जाएगा कि जिन्होंने जब भी ये सरकार को तोड़ने का काम करने वाले लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होने वाला। ये कुछ चीजें मैं आपके शेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो तब आपने कहा इंटैक्ट है 27, तो क्या वो भी आपके बीजेपी के विधायक की कांग्रेस के संपर्क में है? इंटैक्ट शब्द आपने इस्तेमाल किया। दूसरा सवाल ये कि आपके विकास नहीं हुआ, प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही है, तो क्या बुनियादी सुविधा भी नहीं दे पाई कांग्रेस? नहीं, यहाँ दो चीजें हैं। कांग्रेस ने क्या नहीं किया इस देश के लिए आजादी से लेकर आज तक। अगर हम आज देश दुनिया का ताकतवर देश बना, यही मैं कहना चाहता हूँ कि विकास कभी ये नहीं है कि आपने 1985 में कर दिया फिर 2025 तक जरूरत नहीं पड़ेगी। विकास निरंतर प्रक्रिया है। सड़क बनेगी, सड़क उखड़ेगी, पानी की पाइप लगेगी, शांता कुमार के टाइम में लगी, उसके बाद उसमें जंग लग गई तो वो बदली जाएगी। विकास ऐसी चीज नहीं कि एक बार हो गया वो परमानेंट उसी को दिखाते रहे। ये निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहेगी। अगला गांव बनेगा, अगला पंचायत बनेगा, ये ऐसा प्रोसेस है। कांग्रेस ने क्या किया ये आप भी समझते हैं कि कांग्रेस ने कितने, ऐसा कोई गांव आज, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य, सबसे छोटी स्टेट है, लेकिन हम विकास की दृष्टि से बड़े राज्यों के सामने खड़े हैं। आप बिजली की बात करें, गांव में आपको एक घर नहीं मिलेगा जहां बिजली नहीं हो। सड़क गांव गांव तक जा रही है, पीने के पानी के लिए घर घर में नल लगा हुआ है। हमने काम किए हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल है, आपने दूसरा सवाल किया कि इंटैक्ट, हम नहीं कर रहे हैं ये राजनीति कि भाजपा के लोगों को तोड़ना है। हमारा इस पे विश्वास नहीं है। जनता ने हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करने के लिए चुना। वो दिल से एक आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति, वो काम करना चाहते हैं, वो आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं दिल से। जिसपे 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, 12,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज थी, वो मॉडल था पूर्व मुख्यमंत्री का। डबल इंजन सोच, केवल मात्र कर्जे लेने की। मुझे बड़ा अफसोस होता है, जयराम जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन 5 साल तक प्रदेश को एक विजन लेस चीफ मिनिस्टर के साथ चलना पड़ा, जिनकी कोई सोच नहीं थी विकास की, केवल सरकार चलाई। वो तो चलेगी, क्या विजन था आपका? 5 साल आप कहां से शुरू किए थे, कहां पहुंचे बताएं। सिर्फ कर्जा लेने का मॉडल था, पूरे प्रदेश को कर्जे के बोझ में डुबा के चले गए। बताएं, हम तो चैलेंज करते हैं, आपके सामने हर हफ्ते मिलते हैं, बताना चाहिए उनको। कौन रोक रहा है? सरकार गिराने की बातें करते हैं हर हफ्ते। भाई अपना रिपोर्ट कार्ड रखो 5 साल का। जनता ने 22 में आपको बाहर निकाला, आपको आदेश है जनता का कि आप विपक्ष में बैठे, कौन से सपने देख रहे हो? ये बात है, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने तय किया है, पहले साल में 2,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। सोच साफ है कि कर्जे के बोझ से इस प्रदेश को बाहर निकालना है। ये गलत है क्या? ये जिम्मेवारी है, जिसको जनता बैठाती है, जिनको मौका देती है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है प्रदेश के लोगों के लिए वो काम करें। हमारी रफ्तार है लोगों के लिए काम करने की। हमने आपके जरिए, सब मित्रों के जरिए ये बताने की कोशिश की, वो बताएं। 15 महीने में एक चिट्ठी बता दें कि उनके हाथ से लिखी हो सरकार को, मुख्यमंत्री को, जिसमें जनता का हित हो, बता दें। 5 साल का पिछला मॉडल बता दें, सिवाय अपनी पुरानी रिकॉर्ड निकालो। आप भी याद दिलाओ कि आप हर वक्त ये बोलते सरकार गिराएंगे। क्यों गिराएंगे सरकार? कैसे गिराएंगे जनता की सरकार? ये चीजें सब, वक्त है अभी भी अपने आप को ठीक करने की, विपक्ष की भूमिका को समझने की। देखिए, वो मामला तो सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर है। जब वो बनाए गए थे तो हमारा अपना रूल्स थे, स्टेट्स के कानून थे, उसके तहत बने। उसमें क्या फैसला आने वाला वो माननीय हाई कोर्ट ने देखना, उस पर क्या होगा। अब दूसरी बात रही कि 1% मान लेते हैं कि कोई ऐसा फैसला आ जाता है, उसमें लीगल ऑप्शंस हैं आगे। राज्य सरकार अपना पक्ष रख रही है, हाई कोर्ट में पक्ष रखा है सबने कि हमने किस रूल्स के तहत इनको बनाया है। इसमें जयराम जी को खुशी होने की क्या बात है? जयराम जी से आप पूछते क्यों नहीं कि जनता ने नकारा है आपको? आपने प्रधानमंत्री जी की 8 मीटिंग करवाई थी विधानसभा में, पूरे दिल्ली से नेता लाए थे, मिशन रिपीट था, धन बल दुनिया भर का लगाया, जनता ने तो नहीं आपको लाया। अब आप देख रहे हो कि इधर से टूटे पैसे के दम पे तोड़ो, कांग्रेस के अंदर लोगों को तोड़ो। ये क्या कर रहे हो आप लोग? लोकतंत्र के प्रति आपका सम्मान इतना ही रह गया? लोकतंत्र को कोई कमजोर नहीं कर सकता,
चाहे वो किसी ने भी कोशिश की, सबको लोगों ने, मैंने अभी भी जिक्र किया कि लोकसभा के चुनाव में लोगों ने दिखा दिया कि लोगों की ताकत और वोट की ताकत को कोई कमजोर नहीं कर सकता। नए कानून पारित हुए, किस तरह देखते हैं आप? आईपीसी चलो वो तो एक प्रोसेस है, कानून बनते हैं, उनमें किस लेवल की चीजें सही है देश के लिए, कौन से कानून में समय के साथ परिवर्तन होना है, वो तो पार्लियामेंट का काम है। वहाँ हमारे राष्ट्रीय दल है, हम हमारे राष्ट्रीय नेता इस बात पे ज्यादा बेहतर चर्चा कर सकते हैं। तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जो मेन है कि हमें बार बार प्रदेश के विकास को, बार बार प्रदेश को चुनाव में जाना पड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य है। धन्यवाद।